नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास हिंदी तीसरी जो आपकी कविता है श्री कुंवर नारायण द्वारा रचित। इसमें दो कविताएं हैं। हम दोनों कविताओं की जो व्याख्या है सरलार्थ है वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम इन दोनों कविताओं से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो करने वाले हैं। तो आशा है आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, क्योंकि कोई भी अगर लेसन है, चाहे वो काव्य खंड है या गद्य खंड है, अगर हम उस लेसन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके जो प्रश्न उत्तर करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो आशा है आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो कम से कम आपके पास कोई भी पाठ्य पुस्तक है या हेल्प बुक है, उसके अंदर उसका सारांश जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर समझने में, उनको याद करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आज की हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं। देखिए, इन दो छोटी छोटी कविताएं हैं। एक कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। बिल्कुल सरल शब्दों में कवि ने अपनी बात दोनों कविताओं के माध्यम से हम तक पहुंचाई है, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कविता, इनकी दोनों की कविताओं के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अगर आपको किसी तरह की समझने में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करें, आपकी सुविधा के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएँ। पहला क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या होते हैं। अब देखिए, इसमें कवि ने हमें पहली जो आपकी कविता है, इसमें इस कविता के बहाने या कविता के बहाने जो कविता है उसमें पूछा है कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अब देखिए, इसमें एक सरल सी लाइन आपको दी गई है। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने प्राय का भेद भूल जाते हैं। यानी जब बच्चे एक घर से दूसरे घर जाते हैं, इसमें कहा गया कि इस घर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने भला कविता क्या जाने। तो इसमें इस तरह की कुछ पंक्तियां आपको दी गई थी। तो बच्चे भी अपने प्राय का भेद है वो भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते जाते हैं। यानी उनके मन में किसी प्रकार का विचार नहीं होता, किसी प्रकार का अपने प्राय का जो भाव वो नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके घर में खेल रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वो निश्चल भाव से खेलते हैं, उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, उसे किसी का भय नहीं होता, कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय निश्चल होते हैं, निडर होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता, उनके मन में किसी प्रकार का वैरभाव नहीं होता, वैसे ही कवि को अपनी जो कविता है वो लिखते समय किसी के साथ अपने प्राय का जो भाव मन में नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार बच्चा स्वतंत्र होता है, वैसे कवि की जो कलम है वो भी स्वतंत्र होती है, उसमें किसी प्रकार का बंधन है वो नहीं होता। अतः कवि को कहते हुए अपने जो भाव है व्यक्त करने पर अपने प्राय वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। लोकहित का मतलब दूसरों की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो वैसा ही कवि ने भी यहाँ कुंवर नारायण जी ने भी किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट कहा है कि हमें अपने प्राय का भेदभाव है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल कविता से उठाया हुआ प्रश्न है बिल्कुल आपका। आगे इसमें जो सेकंड आपका जो प्रश्न है वो आप देखिए किस तरीके से इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो दिखाया गया है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। यानी जब पक्षी उड़ता है तो उसका जो आकाश है वो काफ़ी व्यापक विस्तृत फैला होता है, तो वो पूरे आकाश में बिना किसी सीमा के उड़ता रहता है। उनका कोई निश्चित सीमा नहीं होती पंछी के उड़ने की, भी उसको यहाँ तक ही उड़ना है, उसके बाद उसको जाना नहीं है। तो ऐसा उस पर कोई बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं है। उसी प्रकार जो कवि की कल्पना है वो भी असीमित होती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। यानी पक्षी आकाश की ऊंचाइयाँ नापता है, और जो कवि है वो अपने जो कहने का भाव है, लक्ष्य है, उसको नापता है, मापता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बड़ी सुंदर बात कवि ने यहाँ पे कही है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, नव जीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को, भावों को, उनके विचारों का रसपान कराती रहती है। पाठकों में नवीन स्फूर्ति, पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, स्फूर्ति का मतलब एक प्रकार से जोश भर देना, ताजगी भर देना और ऊर्जा का संचार लोगों में करते हैं। तो इस प्रकार से आपका उड़ने और खिलने का जो संबंध है कविता से वो लिया गया है। तीसरा प्रश्न इसका है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। भी कवि ने यहाँ पे कविता और देखो, पहली पंक्ति में चिड़िया से कल्पना की थी, दूसरी पंक्ति में
कवि ने कल्पना की है कि किस तरीके से जो फूल और जो कविता की तुलना वो की थी, और तीसरी जो हमारा पंक्ति थी या पद्यांश इसका था, काव्यांश था, उसमें किस तरीके से कवि ने बच्चे से इसकी समानता प्रकट की है। तो कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने प्रायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने की योग्य नहीं रह जाती। यानी कवि जो अपनी बात है वो सीधे उस रूप से न कह करके कविता के माध्यम से कहता है कि उनकी भाषा को समझना, उनके विचारों को समझना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए कितने प्रयास किए जाए, वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। प्रेमयुक्त आचरण और शब्दों से बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। जिस तरीके से एक शरारती बच्चे को प्रेम की भाषा में या खेल खेल में उसको आनंद के साथ उससे पकड़ सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं, वैसे ही जो कविता की भाषा है वो भी होती है। यानी प्रेम युक्त अगर आचरण का मतलब व्यवहार से होता है, अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार से अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको हम संभाल सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है ये। तो इसमें कहा है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने, इस तरह की लाइन है। तो कविता कालजयी होती है। कालजयी का मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाली, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। उनका मूल्य शाश्वत होता है, निरंतर चिरकाल तक स्थायी रहती है। कविता का जो मूल्य है, भाव है, ये जब भी पढ़ी जाती हैं तब पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य, यानी सूरदास और महाकवि तुलसीदास का जो काव्य है, आज भी उतना ही आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। यानी जिस समय ये काव्य लिखे गए थे तब भी उतना आनंद प्रदान करते थे और आज भी उतना ही आनंद और रस के साथ इसको पढ़ा जाता है जितना अपने समय में होता था। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व खो देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फूल का जो टाइम पीरियड है, समय है, वो 1-2 दिन का ही होता है। जब वो खिलते हैं तब बड़े सुंदर लगते हैं, उनकी खुशबू बड़ी आनंद देती है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब वो 1-2 दिन के बाद मुरझा जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो झड़ जाते हैं, तब हमें वो इतने सुंदर नहीं लगते। यानी कि उनकी सुंदरता उसके एक सीमित समय के लिए होते हैं। तो यहाँ बिना मुरझाए महकने के जो माने है वो कविता ही जानती है, फूल इसका आनंद वो नहीं ले सकते। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और लास्ट कविता की जो लास्ट पंक्ति है, अंतिम जो लाइन है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। यानी जो अपनी बात को सरल शब्दों में दूसरों को बता दे और आसानी से अपनी बात कहने के धनी होते हैं। धनी का मतलब यहाँ ऐसे धन दान से नहीं लिया गया है। धनी का मतलब होता है जो अपनी बात कहना जानता हो, अपनी बात दूसरों के सामने रखना जानता हो, वो बात का धनी होता है। यानी बात कहने का तरीका उसका, तो वो भाषा को सहूलियत से बरतने का उसका तरीका अच्छा होता है। यानी संवाद शैली है उसकी अच्छी होती है, उसकी बातों में रस होता है, आनंद होता है। सटीक शब्दों का प्रयोग, वो सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करना, वो भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब होता है। सहूलियत का मतलब होता है आसानी से, अच्छी तरीके से, अच्छे प्रकार से। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? यानी जब हमने पहली बात सीधी थी पर उस कविता से लिए गए हैं। इसमें देखो कवि क्या कहता है कि एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस जाती है, तो ये वहाँ से इसकी लाइन ली गई है। बात और भाषा दोनों परस्पर खुले होते हैं, किंतु कभी कभी कवि, लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। यानी और ज़्यादा अच्छे या प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में वो अपनी बात का अस्तित्व को समाप्त करा देते हैं। यानी भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस जाती है। भाषा के चक्कर में अपनी मूल बात को प्रकट करना ही नहीं चाहते या कर ही नहीं पाते। श्रोता या पाठक उन या उनके शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं और अपनी सीधी बात भी टेढ़ी उनको लगती है। यानी जो मूल बात थी, भाषा का जो मूल प्रभाव था, कथ्य कहने का जो भाव था, उससे वो इतर हो जाती है, अलग हो जाती है। इसलिए जो अपना मूल संवाद था, मूल जो बात थी, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इस तरह से भाषा के चक्कर में अपनी बात को हमेशा अपने टेढ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पाठक को या श्रोता को आसानी से अपनी बात समझ में आ जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 7वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार से मिलान करने वाली बात है, और जो इसमें कविता हमने पढ़ी थी उसमें जो बिंब या मुहावरे जो आए हुए हैं छोटे छोटे, उनको मिलान करना है उनका। और ये ज़रूरी नहीं सेम एज इट इज़ पर्सन आए, ये बहुत बार एक एक नंबर ऑप्शनल वाले क्वेश्चनों में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभाव खत्म हो जाना, तो इसमें देखो पहले नंबर पे दिया गया है, यहाँ इसका जो आंसर है वो तीसरे नंबर पे दिया गया है, बात का प्रभाव समाप्त हो जाना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको मिलान करना है। तो आपको सीधा मैं उत्तर पे ले चलता हूँ। ये देखिए पहला है बात की चूड़ी मर जाना, मतलब बात का प्रभाव समाप्त हो जाना, यानी बात प्रभावहीन हो जाना, बात की वैल्यू समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, प्रभावहीन हो जाना, महत्व समाप्त हो जाना। बात के पेच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, ठीक है, तो ये इसके अर्थ हैं। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना, यानी समझ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना। कसावट का मतलब है एक तरह से अच्छी तरीके से हमारी बात को न कह पाना, वैल्यूबल तरीके से, महत्व के तरीके से, महत्व के हिसाब से। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कथ्य मतलब कहने का जो भाव हमारा, और सामंजस्य भाषा का मतलब जो हमने शब्दों का प्रयोग करना है, जिस महत्व से हमने बात रखनी है, उन दोनों का तालमेल नहीं हो पाना, सामंजस्य नहीं हो पाना, यानी कहने का संवाद शैली हमारी जो सही शब्दों में ना हो सके। अब देखिए वो अभ्यास के प्रश्नोत्तर थे आपके, यहाँ कुछ एक अलग से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो देखिए आपको जो काव्य पाठ में 6 नंबर का आपका पद्यांश आता है वो करना होता है। इसके बाद 2-2 नंबर के आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर आते हैं। फिर एक आपका काव्य सौंदर्य का प्रश्न आता है 2 नंबर का। इसी तरीके से आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। आपको कविता की 3-4 लाइनें मिल जाएगी और उसमें आपको काव्य सौंदर्य बताना है, ठीक है। तो इसमें कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो ये पंक्तियाँ दी गई है, इसमें काव्य सौंदर्य आपको बताना है। तो इसमें उत्तर आप देख सकते हो भी, किस ज़रूरी नहीं है, आप देखो सेम मैंने पहले भी बहुत बार कहा है आपको, रटन प्रवृत्ति या रट्टा मारने वाली जो चीज़ है इसमें बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। आपको कविता पढ़नी है, उसके भाव पे जाना है, उसका सरलार्थ को समझना है, और उसमें कवि ने किस प्रकार की बातों का प्रयोग किया है जो आपको लगे वो अलग है, सबसे अलग है, या आप इसी में से चुन करके आप लिख सकते हो। शब्दों को आप आगे पीछे करके ज़रूर लिख सकते हो, लेकिन आपको विषय से भटकना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप कहीं भी अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो इसमें। तो इसमें मुख्य बात यही है किस प्रकार की भाषा शैली है कवि ने, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, किस प्रकार की कवि की जो भाषा है वो रही है, क्या छंद इसमें यूज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। तो मैं आपको एक इसका बता देता हूँ, बाकी आप देखो कोई भी लाइन आ सकती है कविता की, इसमें से आपको उठा करके सेम ये आना कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश का मतलब होता है पद्य का अंश। पद्य का अंश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना करते हुए स्पष्ट किया है कि चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान की अपेक्षा ससीम है। ससीम का मतलब होता है जिसकी निश्चित सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान अनंत और असीम। असीम की मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, निश्चित कोई क्राइटेरिया, बाउंड्री निर्धारित न की गई हो। तो यहाँ पे चिड़िया से तुलना की गई, तो चिड़िया की कहता है उड़ान सीमित है, वो एक अनंत आकाश तक जा सकती है, लेकिन जो कविता की जो उड़ान है वो बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब सभी जगह उसकी पहुंच है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति का मतलब होता है कहने का जो भाव है उससे भिन्न अर्थ उसका लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति होता है, अन्य अर्थ ग्रहण करना। इसको देखो वक्रोक्ति को आप तोड़ भी सकते हो, ये 2 शब्दों के मेल से बना वक्र प्लस उक्ति। तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा कथन, टेढ़ा का मतलब भिन्न अर्थ, उक्ति का मतलब कहना, यानी जो बात आपको दिखाई दे रही है, जिस एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली आप कह सकते हो इसको। कई बार हम कह देते हैं कि ये तो गधा है, लेकिन वो रियल में गधा नहीं होता, तो उसके लक्षणों के आधार पे उसमें व्यंग्यात्मक शैली है। यानी वक्र प्लस उक्ति, कहने का जो भाव है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, सरल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वक्रोक्ति होता है। बाकी अलंकार के टॉपिक में इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक 2 अलंकार की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी जो ग्रामर का पार्ट है, हिंदी व्याकरण का, उसमें अलंकार की जो वीडियो आप देख सकते हो। चिड़िया क्या जाने में पर्सन अलंकार का साथ साथ मानवीकरण का भी पुट है। वैसे देखो पूरी कविता में मानवीकरण है, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य का रूप दिया गया है, और प्रकृति का इसमें जहाँ जिक्र आता है वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कविता की पंख लगा उड़ने में रूपक का प्रयोग किया गया, यानी रूप अलंकार को भी इसमें दिखाया गया है। बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है, यानी वर्णों की बार बार आवृत्ति जहाँ पे होती है।
सहज सरल बोधगम्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। बोधगम्य का मतलब जिसमें हमें कुछ समझने की यानी आसानी से जो चीज़ समझ में आ जाए हमें, सरल भाषा। शब्द से सर्वथा भावा विभक्ति में सहायक है, यानी जो कहने का जो भाव है उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया बिल्कुल सरल भाषा में किया गया है। मुक्त छंद का सबल प्रयोग किया गया है, यानी छंदहीन जो शैली है वो रखी गई है कवि के द्वारा। इसी तरीके से दूसरा जो काव्यांश है वो आप देख सकते हो, बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सेम वही चीज़ है, वही बात है, बस आपको थोड़ा सा कविता को ध्यान में रखना है किस प्रकार का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो प्रश्न काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, बहुत से इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें 3 ही तो आपके पद्यांश बनते हैं और 2 आगे वाले में बिल्कुल सरल भाषा में इसको लिखा गया है, तो सारे प्रकार की इसमें आप बात दिखा सकते हो। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य। तो प्रतिपाद्य का मतलब होता है एक तरह से उद्देश्य कह सकते हो, उसमें जो निहित भाव स्पष्ट करना है वो कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो, इस कविता का अर्थ कह सकते हो, सार कह सकते हो। मतलब कहने का यही है कि कविता के बहाने जो कविता है उसमें मूल भाव क्या है, मुख्य संदेश क्या है, कवि का उद्देश्य क्या रहा है वो आपको बताना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि कविता की उड़ान आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तथा फूल की सुगंध से भी अधिक ऊंची और विस्तृत होती है। देखो पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही सारी बातें हैं। चिड़िया की उड़ान ससीम और फूल की महक भी ससीम है, परंतु ये दोनों नश्वर है और इनके क्रियाकलाप भी नश्वर है, परंतु कविता का प्रभाव अनंत और स्थायी होता है। कविता बच्चों के खेल के समान भेदभाव से मुक्त होती है और श्रोता को असीम आनंद प्रदान करती है, इसलिए कविता का प्रभाव अनंत, व्यापक, अनंतपूर्ण माना गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो हमें काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, यहाँ इसको पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इसको पहले भी पढ़ा है हमने और वही जो बात है पहले जो हमने सरलार्थ में की थी वो भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, 5वां क्वेश्चन है। तीसरा चौथा प्रश्न मैंने आपके लिए नहीं यहाँ पे रखा, इसको काट कर दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कविता से रिलेटेड ही प्रश्न है सारे, वही आपने दोबारा इसको एक प्रकार रिवीजन ही चल रही है आपकी। बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य, यानी 2 कविताएं हैं, बात सीधी थी पर, और ये देखिए इसका मूल भाव क्या है। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें सहज सरल एवं बोधगम्य भाषा द्वारा अपनी बात को कहना चाहिए। यदि किसी कवि ने अपनी बात को जटिल अथवा चमत्कृत करने वाली, चमत्कृत का मतलब होता है उसमें कुछ अलग पुट करना हो, अलग सौंदर्य पैदा करना हो, सुंदर दिखाने के लिए बड़ी ही आकर्षक भाषा शैली का प्रयोग करने के चक्कर में उनकी बात श्रोता तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती, यानी जिस माध्यम से वो बात पहुंचाना चाहता है उस माध्यम से बात नहीं पहुंच पाती। प्राय कुछ कवि अपने कथ्य को चमत्कारी बनाने के लिए भाषा को जानबूझकर तोड़ते मरोड़ते, घुमाते फिराते, उल्टते पलटते हैं। इससे कविता का भाव सौंदर्य और कलागत सौंदर्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, यानी जिस वे में हम अपनी बात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। सीधी भाषा में यही मतलब है। बात की चूड़ी मरने का क्या मतलब है, ये देखो पहले हमने, यानी बात का प्रभाव समाप्त हो जाना। इसको देखो ये पर्सन कई बार 2 नंबर में आ जाए तो आपको थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके लिखना होगा, इसको काफ़ी बड़ी बात लिखनी पड़ेगी आपको, तो 3-4 लाइनों में आप उसको बता सकते हो। चूड़ी मरने का मतलब है बात का प्रभाव समाप्त हो जाना, बस इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बात और अधिक पेचीदा हो गई, इसका मतलब पेचीदा का मतलब है वो मुश्किल में पड़ जाती है बात पहले से ज़्यादा, तो ये है। एक देखिए इसमें 12वां प्रश्न फिर पेपर में आया हुआ है कई बार, बात पेचीदा क्यों होती चली गई। तो यहाँ वही बात है क्योंकि कवि ने अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपनी बात को क्या करता है, वो तोड़ता मरोड़ता है, घुमाता फिराता है, यानी कई तरीके से उससे छेड़खानी करता है अपनी बात को कहने के लिए। छेड़खानी का मतलब वो तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करता है जिससे उसकी बात का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, और इसका परिणाम यह निकलता है कि उस कृत्रिम भाषा के फलस्वरूप कवि का कथन उलझता चला गया और बात पेचीदा हो गई। पेचीदा का मतलब फंस के रह गई, एक प्रकार से मुश्किल में पड़ गई उसकी बात, वो उसकी बात है वो सही शब्दों में वो कह ही नहीं पाता। तो इस तरीके से आपके जो कंप्लीट आपके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपना होमवर्क कर सके, एग्ज़ाम के टाइम में उनको इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए मैंने आपके सामने
प्लस 2 क्लास की जो हिंदी विषय है उसकी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 12th क्लास हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो अन्य टॉपिक है आपके कविता से रिलेटेड है, जो पाठ है आपके संस्मरण है या वितान से संबंधित जो वीडियो है, जो व्याकरण से संबंधित कुछ बातें हैं, तो वो आप देख सकें, आप इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि एक ऑनलाइन स्टडी का जो सिस्टम एक ऐसा है, अगर आपकी थोड़ी बहुत इसमें तैयारी है तो एग्ज़ाम के दिनों में आप बिना किसी हेल्प बुक या पाठ्य पुस्तक के, अगर आपके पास हेल्प बुक नहीं है, पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो भी आप घर बैठ करके अपना जो टाइम बचा करके लिख सकते हो। और ख़ासकर वो बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल में नहीं जा पाते, वो बच्चे भी घर बैठ करके स्टडी कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से हमने कोशिश की है कि सभी क्लासों की, छठी से लेकर के 12वीं तक सभी क्लासों की हिंदी की जो पूरी की पूरी तैयारी है, ऑनलाइन तैयारी है, एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा कंप्लीट आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज़ आपके जो भी सहपाठी हैं 9th क्लास, 10th, +1 और +2 के सभी विषयों के जो छात्र हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ।